पार्टी पूर्व क्रांतिकारी काल में कमोबेश शांतिपूर्ण विकास की अवधि, जब दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियां मजदूर वर्ग के आंदोलन में प्रमुख शक्ति थीं और संघर्ष के संसदीय रूपों को प्रमुख रूप माना जाता था। इन परिस्थितियों में पार्टी न तो वह महान और निर्णायक महत्व था और न ही हो सकता था जो बाद में खुले क्रांतिकारी संघर्षों की स्थितियों में हासिल हुआ। दूसरे इंटरनेशनल पर किए गए हमलों के खिलाफ बचाव करते हुए कौत्स्की का कहना है कि दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियां शांति का साधन हैं, न कि युद्ध का, और इसी कारण से वे युद्ध के दौरान, इस अवधि के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में असमर्थ थे। सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांतिकारी कार्रवाई का ये बिल्कुल सच है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियां सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष के लिए योग्य हैं, कि वे सर्वहारा वर्ग की उग्रवादी पार्टियां नहीं हैं जो श्रमिकों को सत्ता तक ले जाती हैं, बल्कि संसदीय चुनावों और संसदीय संघर्ष के लिए अनुकूलित चुनावी मशीनें हैं। वास्तव में ये बताता है कि क्यों उन दिनों जब दूसरे इंटरनेशनल के अवसरवादी प्रभुत्व में थे, ये पार्टी नहीं बल्कि उसका संसदीय समूह था जो सर्वहारा वर्ग का मुख्य राजनीतिक संगठन था। ये सर्वविदित है कि उस समय पार्टी वास्तव में संसदीय समूह का एक उपांग और सहायक थी। इस बात के प्रमाण की शायद ही आवश्यकता हो कि ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी पार्टी के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए तैयार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन नए युग की शुरुआत के साथ मामले मौलिक रूप से बदल गए हैं। नया दौर खुले वर्ग संघर्षों में से एक है, सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांतिकारी कार्रवाई का, सर्वहारा क्रांति का, एक ऐसा दौर जब साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने और सर्वहारा द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के लिए सीधे ताकतें जुटाई जा रही हैं। इस अवधि में सर्वहारा वर्ग को नए कार्यों का सामना करना पड़ता है, सभी पार्टी कार्यों को नई क्रांतिकारी तर्ज पर पुनर्गठित करने का कार्य, सत्ता के लिए क्रांतिकारी संघर्ष की भावना में श्रमिकों को शिक्षित करना, भंडार तैयार करना और बढ़ाना, पड़ोसी देशों के सर्वहाराओं के साथ गठबंधन स्थापित करना, उपनिवेशों और आश्रित देशों में मुक्ति आंदोलन के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना, आदि आदि। ये सोचना कि इन नए कार्यों को पुरानी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि वे संसदवाद की शांतिपूर्ण परिस्थितियों में पले बड़े थे, है अपने आप को निराशाजनक निराशा, अपरिहार्य हार के लिए बर्बाद करना। यदि ऐसे कार्यों को अपने कंधों पर लेते हुए सर्वहारा वर्ग पुरानी पार्टियों के नेतृत्व में रहता तो वह पूरी तरह से निहत्था होता। इसे शायद ही इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि सर्वहारा वर्ग ऐसी स्थिति के लिए सहमति नहीं दे सकता। इसलिए एक नई पार्टी, एक उग्रवादी पार्टी, एक क्रांतिकारी पार्टी की आवश्यकता है जो सत्ता के लिए संघर्ष में सर्वहाराओं का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त साहसी हो, क्रांतिकारी स्थिति की जटिल परिस्थितियों के बीच अपना असर ढूंढने के लिए पर्याप्त रूप से अनुभवी हो और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली हो, अपने लक्ष्य के रास्ते में सभी जलमग्न चट्टानों का। ऐसी पार्टी के बिना साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हासिल करने के बारे में सोचना भी बेकार है। यह नई पार्टी लेनिनवाद की पार्टी है। इस नई पार्टी की खास बातें क्या हैं? एक मजदूर वर्ग की उन्नत टुकड़ी के रूप में पार्टी सबसे पहले मजदूर वर्ग की उन्नत टुकड़ी होनी चाहिए। पार्टी को श्रमिक वर्ग के सभी सर्वोत्तम तत्वों, उनके अनुभव, उनकी क्रांतिकारी भावना, सर्वहारा वर्ग के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति को आत्मसात करना चाहिए। लेकिन यह वास्तव में एक सशस्त्र टुकड़ी हो, इसके लिए पार्टी को क्रांतिकारी सिद्धांत से, आंदोलन के कानूनों के ज्ञान से, क्रांति के कानूनों के ज्ञान से लैस होना चाहिए। इसके बिना ये सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को निर्देशित करने, सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने में असमर्थ होगा। पार्टी एक वास्तविक पार्टी नहीं हो सकती है यदि वह खुद को मजदूर वर्ग के लोगों की भावनाओं और विचारों को दर्ज करने तक ही सीमित रखती है, अगर वह स्वतःस्फूर्त आंदोलन की पूंछ को खींचती है, अगर वह स्वतःस्फूर्त आंदोलन की जड़ता और राजनीतिक उदासीनता को दूर करने में असमर्थ है। आंदोलन, यदि यह सर्वहारा वर्ग के क्षणिक हितों से ऊपर उठने में असमर्थ है, यदि यह जनता को सर्वहारा वर्ग के वर्ग हितों को समझने के स्तर तक ऊपर उठाने में असमर्थ है, पार्टी को मजदूर वर्ग के शीर्ष पर खड़ा होना चाहिए, इसे श्रमिक वर्ग से कहीं अधिक दूर तक देखना होगा, इसे सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करना चाहिए, न कि स्वतःस्फूर्त आंदोलन की पूंछ को खींचना चाहिए। दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियां जो ख्रोस्टिज्म का प्रचार करती हैं, बुर्जुआ नीति की वाहक हैं, जो सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के हाथों में एक उपकरण की भूमिका के लिए निंदा करती है। केवल वही पार्टी जो सर्वहारा वर्ग के उन्नत अलगाव के दृष्टिकोण को अपनाती है और जनता को सर्वहारा के वर्गहित को समझने के स्तर तक उठाने में सक्षम है, केवल ऐसी पार्टी ही श्रमिक वर्ग को ट्रेड यूनियनवाद के रास्ते से हटा सकती है और उसे परिवर्तित कर सकती है। एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में पार्टी मजदूर वर्ग की राजनीतिक नेता है।
मैं पहले ही मजदूर वर्ग के संघर्ष की कठिनाइयों, संघर्ष की जटिल परिस्थितियों, रणनीति, रिजर्व और युद्धाभ्यास, हमले और पीछे हटने की बात कर चुका हूँ। ये स्थितियां युद्ध की स्थितियों से कम नहीं तो अधिक भी जटिल नहीं हैं। इन परिस्थितियों में कौन स्पष्ट रूप से देख सकता है, कौन करोड़ों सर्वहाराओं को सही मार्गदर्शन दे सकता है। युद्ध में कोई भी सेना एक अनुभवी जनरल स्टाफ के बिना नहीं रह सकती, यदि वह हार के लिए अभिशप्त नहीं होना चाहती। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि सर्वहारा वर्ग अभी भी ऐसे जनरल स्टाफ से कम दूरी बना सकता है यदि वह स्वयं को अपने नश्वर शत्रुओं द्वारा निगल जाने की अनुमति नहीं देना चाहता है? लेकिन ये जनरल स्टाफ कहाँ है? केवल सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी ही इस जनरल स्टाफ के रूप में काम कर सकती है। क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग जनरल स्टाफ के बिना एक सेना है। पार्टी सर्वहारा वर्ग का जनरल स्टाफ है, लेकिन पार्टी केवल एक उन्नत टुकड़ी नहीं हो सकती। इसे एक ही समय में वर्ग का एक पृथक्करण, वर्ग का हिस्सा होना चाहिए, जो इसके अस्तित्व के सभी तंतुओं द्वारा इसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ हो। उन्नत अलगाव और बाकी श्रमिक वर्ग के बीच, पार्टी सदस्यों और गैर पार्टी लोगों के बीच का अंतर तब तक गायब नहीं हो सकता जब तक कि वर्ग गायब न हो जाएं। ये तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक सर्वहारा वर्ग की पंक्तियां अन्य वर्गों के पूर्व सदस्यों से पुनः भरती रहेंगी, जब तक समग्र रूप से श्रमिक वर्ग उन्नत टुकड़ी के स्तर तक उठने की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन पार्टी इस अंतर की पार्टी नहीं रह जाएगी अगर पार्टी अपने आप में बदल जाए और गैर पार्टी जनता से अलग हो जाए। अगर पार्टी गैर पार्टी जनता से जुड़ी नहीं है, अगर पार्टी और गैर पार्टी जनता के बीच कोई बंधन नहीं है, अगर ये जनता उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है, अगर पार्टी को कोई नैतिक और राजनीतिक लाभ नहीं है, तो पार्टी वर्ग का नेतृत्व नहीं कर सकती है। जनता के बीच श्रेय। हाल ही में कार्यकर्ताओं की श्रेणी से 2 लाख नए सदस्य हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग न केवल स्वयं पार्टी में शामिल हुए, बल्कि उन्हें बाकी सभी गैर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां भेजा गया, जिन्होंने नए सदस्यों के प्रवेश में सक्रिय भाग लिया और बिना जिसका अनुमोदन किसी नए सदस्य को स्वीकार नहीं किया गया। इस तथ्य से पता चलता है कि गैर पार्टी कार्यकर्ताओं का व्यापक जनसमूह हमारी पार्टी को अपनी पार्टी मानता है, एक करीबी और प्रिय पार्टी मानता है, जिसके विस्तार और एकीकरण में उनकी गहरी रुचि है और जिसके नेतृत्व में वे स्वेच्छा से अपना भाग्य सौंपते हैं। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है कि पार्टी को गैर पार्टी जनता से जोड़ने वाले इन अमूर्त नैतिक धागों के बिना पार्टी अपने वर्ग की निर्णायक शक्ति नहीं बन सकती थी। पार्टी मजदूर वर्ग का एक अभिन्न अंग है। लेनिन कहते हैं, हम एक वर्ग की पार्टी हैं और इसलिए लगभग पूरे वर्ग को, और युद्ध के समय में, गृहयुद्ध के दौर में, पूरे वर्ग को हमारी पार्टी के नेतृत्व में कार्य करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए जितना संभव हो सके हमारी पार्टी के करीब। लेकिन ये सोचना मनिलोविज्म और खोस्तोस्म होगा कि पूंजीवाद के तहत किसी भी समय लगभग पूरा वर्ग या पूरा वर्ग अपने उन्नत की चेतना और गतिविधि के स्तर तक बढ़ने में सक्षम होगा। अपनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलगाव। किसी भी समझदार सोशल डेमोक्रेट ने अब तक इस बात पर संदेह नहीं किया है कि पूंजीवाद के तहत ट्रेड यूनियन संगठन, जो अविकसित तबके के लिए अधिक आदिम और अधिक समझ में आने वाले हैं, भी लगभग संपूर्ण या संपूर्ण को गले लगाने में असमर्थ हैं। श्रमिक वर्ग, उन्नत टुकड़ी और उसकी ओर आकर्षित होने वाली पूरी जनता के बीच अंतर को भूल जाना, इस सबसे उन्नत स्तर तक व्यापक स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्नत टुकड़ी के निरंतर कर्तव्य को भूल जाना, केवल स्वयं को धोखा देने का मतलब है। हमारे कार्यों की विशालता के प्रति अपनी आंखें बंद कर लें और इन कार्यों को सीमित कर दें। 2. मजदूर वर्ग की संगठित टुकड़ी के रूप में पार्टी केवल मजदूर वर्ग की उन्नत टुकड़ी नहीं है। यदि वह वास्तव में वर्ग के संघर्ष को निर्देशित करना चाहता है तो उसे साथ ही अपने वर्ग की संगठित टुकड़ी भी होनी चाहिए। पूंजीवाद की परिस्थितियों में पार्टी के कार्य विशाल और अत्यंत विविध हैं। पार्टी को आंतरिक और बाह्य विकास की असाधारण कठिन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग के संघर्ष को निर्देशित करना चाहिए। जब स्थिति आक्रामक होने की मांग करती है तो इसे सर्वहारा वर्ग का आक्रामक नेतृत्व करना चाहिए। इसे सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करना चाहिए ताकि जब स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता हो तो वह एक शक्तिशाली दुश्मन के हमले से बच सके। इसे लाखों असंगठित गैर पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन और धैर्य की भावना से भरना होगा। लेकिन पार्टी इन कार्यों को तभी पूरा कर सकती है जब वह स्वयं अनुशासन और संगठन का अवतार हो, यदि वह स्वयं सर्वहारा वर्ग की संगठित टुकड़ी हो। इन शर्तों के बिना पार्टी द्वारा वास्तव में सर्वहारा वर्ग के विशाल जनसमूह का नेतृत्व करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पार्टी मजदूर वर्ग की संगठित टुकड़ी है। एक संगठित संपूर्ण पार्टी के रूप में पार्टी की अवधारणा लेनिन के हमारे पार्टी नियमों के पहले पैराग्राफ के सुप्रसिद्ध सूत्रीकरण में सन्निहित है, जिसमें पार्टी को उसके संगठनों के कुल योग के रूप में माना जाता है,
और पार्टी के सदस्य को इनमें से किसी एक के सदस्य के रूप में माना जाता है। पार्टी के संगठन। मेंशेविकों ने, जिन्होंने 1903 में ही इस सूत्रीकरण पर आपत्ति जताई थी, इसके स्थान पर पार्टी में स्वनामांकन की एक प्रणाली, प्रत्येक प्रोफेसर को पार्टी सदस्य की उपाधि प्रदान करने की एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। हाई स्कूल के छात्र, प्रत्येक सहानुभूति रखने वाले और स्ट्राइकर पर, जिन्होंने किसी न किसी तरह से पार्टी का समर्थन किया, लेकिन जो पार्टी में शामिल नहीं हुए और किसी भी पार्टी संगठन में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है कि यदि यह विलक्षण प्रणाली हमारी पार्टी में स्थापित हो गई होती तो यह अनिवार्य रूप से हमारी पार्टी को प्रोफेसरों और हाई स्कूल के छात्रों से भर देती और इसके पतन को एक ढीले, अनाकार, अव्यवस्थित गठन में बदल देती, जो खो जाती। सहानुभूति रखने वालों का एक समूह, जिसने पार्टी और वर्ग के बीच की विभाजन रेखा को मिटा दिया होगा और असंगठित जनता को उन्नत अलगाव के स्तर तक बढ़ाने के पार्टी के कार्य को बाधित कर दिया होगा। कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी अवसरवादी प्रणाली के तहत हमारी पार्टी हमारी क्रांति के दौरान मजदूर वर्ग के संगठित मूल की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ होती। लेनिन कहते हैं, कॉमरेड मार्टोव के दृष्टिकोण से पार्टी की सीमा रेखा काफी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि प्रत्येक स्ट्राइकर खुद को पार्टी सदस्य घोषित कर सकता है। इस अस्पष्टता का क्या उपयोग? शीर्षक का विस्तृत विस्तार। इसका नुकसान यह है कि यह एक अव्यवस्थित विचार प्रस्तुत करता है, वर्ग और पार्टी को भ्रमित करता है। लेकिन पार्टी केवल पार्टी संगठनों का योग नहीं है। पार्टी एक ही समय में इन संगठनों की एक एकल प्रणाली है, एक पूरे में उनका औपचारिक संघ, उच्च और निम्न अग्रणी निकायों के साथ, अल्पसंख्यक को बहुमत के अधीन करने के साथ, व्यवहारिक निर्णय पार्टी के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं। इन शर्तों के बिना पार्टी एक ऐसी संगठित इकाई नहीं बन सकती जो मजदूर वर्ग के संघर्ष में व्यवस्थित और संगठित नेतृत्व करने में सक्षम हो। लेनिन कहते हैं, पूर्व में हमारी पार्टी औपचारिक रूप से संगठित नहीं थी, बल्कि केवल अलग अलग समूहों का योग थी, और इसलिए इन समूहों के बीच वैचारिक प्रभाव के अलावा कोई अन्य संबंध संभव नहीं था। अब हम एक संगठित पार्टी बन गए हैं, और इसका तात्पर्य सत्ता की स्थापना, विचारों की शक्ति को सत्ता की शक्ति में बदलना, निचले पार्टी निकायों को उच्च पार्टी निकायों के अधीन करना है। अल्पसंख्यकों का बहुमत के प्रति समर्पण का सिद्धांत, पार्टी के काम को केंद्र से निर्देशित करने का सिद्धांत, अक्सर ढुलमुल तत्वों के हमलों, नौकरशाही, औपचारिकता आदि के आरोपों को जन्म देता है। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है। इन सिद्धांतों को लागू किए बिना पार्टी द्वारा समग्र रूप से व्यवस्थित कार्य करना और मजदूर वर्ग के संघर्ष को निर्देशित करना असंभव होगा। संगठन के प्रश्नों में लेनिनवाद इन सिद्धांतों के इन अनुप्रयोगों का अटल अनुप्रयोग है। लेनिन इन सिद्धांतों के खिलाफ लड़ाई को रूसी शून्यवाद और कुलीन अराजकतावाद कहते हैं, जिसका उपहास किया जाना चाहिए और किनारे कर दिया जाना चाहिए। लेनिन ने अपनी पुस्तक वन स्टेप फॉरवर्ड में इन ढुलमुल तत्वों के बारे में क्या कहा है? ये कुलीन अराजकतावाद विशेष रूप से रूसी शून्यवादी की विशेषता है। वह पार्टी संगठन को एक राक्षसी फैक्ट्री के रूप में सोचता है। वह भाग को संपूर्ण के अधीन और अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को दास्ता के अधीन मानता है। एक केंद्र के निर्देशन में श्रम का विभाजन लोगों को पहियों और दांतों में तब्दील किए जाने के खिलाफ एक दुखद हास्यपूर्ण आक्रोश को जन्म देता है। पार्टी के संगठनात्मक नियमों का उल्लेख एक तिरस्कारपूर्ण मुंह और तिरस्कारपूर्ण भाव को जन्म देता है। टिप्पणी करें कि कोई भी व्यक्ति नियमों से पूरी तरह छुटकारा पा सकता है। ये स्पष्ट है। मुझे लगता है कि इस प्रसिद्ध नौकरशाही के बारे में रोना केंद्रीय निकायों की व्यक्तिगत संरचना के प्रति असंतोष का एक पर्दा मात्र है, एक अंजीर का पत्ता। आप एक नौकरशाह हैं क्योंकि आपको कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया था, किसी ने नहीं, मेरी इच्छा। लेकिन इसके विरुद्ध, आप एक औपचारिकतावादी हैं क्योंकि आप कांग्रेस के औपचारिक निर्णयों पर भरोसा करते हैं, न कि मेरी सहमति पर। आप घोर यांत्रिक तरीके से कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी कांग्रेस में यांत्रिक बहुमत की वकालत करते हैं और भुगतान करते हैं। संयोजित होने की मेरी इच्छा पर कोई ध्यान नहीं। आप एक निरंकुश हैं क्योंकि आप पुराने गिरोह को सत्ता सौंपने से इनकार करते हैं। 3. सर्वहारा वर्ग के वर्ग संगठन के उच्चतम रूप के रूप में पार्टी मजदूर वर्ग की संगठित टुकड़ी है, लेकिन पार्टी मजदूर वर्ग का एकमात्र संगठन नहीं है। सर्वहारा वर्ग के पास कई अन्य संगठन भी हैं, जिनके बिना वह पूंजी के खिलाफ सफल संघर्ष नहीं कर सकता। ट्रेड यूनियन, सहकारी समितियां, फैक्ट्री संगठन, संसदीय समूह, गैर पार्टी महिला संघ, प्रेस, सांस्कृतिक और शैक्षिकी संगठन, युवा लीग, क्रांतिकारी लड़ाकू संगठन, खुली क्रांतिकारी कार्रवाई के समय में राज्य संगठन के रूप में प्रतिनिधियों की सोवियतें, यदि सर्वहारा सत्ता में है, आदि।
इन संगठनों का भारी बहुमत गैर पार्टी है और उनमें से केवल कुछ ही इसका पालन करते हैं, सीधे पार्टी के लिए या उसकी शाखाएं गठित करने के लिए। ये सभी संगठन कुछ शर्तों के तहत मजदूर वर्ग के लिए नितांत आवश्यक हैं, क्योंकि इनके बिना संघर्ष के विविध क्षेत्रों में सर्वहारा वर्ग की वर्ग स्थितियों को मजबूत करना असंभव होगा, क्योंकि उनके बिना सर्वहारा वर्ग को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करना असंभव होगा जिसका मिशन बुर्जुआ व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित करना है। लेकिन इतनी अधिकता या संगठनों के साथ एकल नेतृत्व कैसे किया जा सकता है? इस बात की क्या गारंटी है कि संगठनों की यह बहुलता नेतृत्व में मतभेद पैदा नहीं करेगी? ये कहा जा सकता है कि इनमें से प्रत्येक संगठन अपने अपने विशेष क्षेत्र में अपना काम करता है और इसलिए ये संगठन एक दूसरे में बाधा नहीं डाल सकते। निस्संदेह ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि इन सभी संगठनों को एक दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि वे एक वर्ग, सर्वहारा वर्ग की सेवा करते हैं। फिर प्रश्न उठता है, इन सभी संगठनों का कार्य किस दिशा में, सामान्य दिशा में संचालित किया जाना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्रीय संगठन कहाँ है जो न केवल सक्षम है क्योंकि उसके पास आवश्यक अनुभव है ऐसी सामान्य लाइन पर काम करने के लिए, बल्कि इसके अलावा वह इस स्थिति में भी है क्योंकि उसके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा है इन सभी संगठनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह पंक्ति, ताकि नेतृत्व की एकता प्राप्त की जा सके और बाधाओं को असंभव बनाया जा सके। वह संगठन है सर्वहारा वर्ग की पार्टी। पार्टी के पास इसके लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, क्योंकि सबसे पहले यह मजदूर वर्ग के बेहतरीन तत्वों का रैली केंद्र है, जिनका सर्वहारा वर्ग के गैर पार्टी संगठनों के साथ सीधा संबंध है और अक्सर उनका नेतृत्व करते हैं। क्योंकि दूसरी बात, पार्टी मजदूर वर्ग के बेहतरीन सदस्यों की रैली केंद्र के रूप में मजदूर वर्ग के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा स्कूल है, जो अपने वर्ग के संगठन के हर रूप को निर्देशित करने में सक्षम है। क्योंकि तीसरा, पार्टी मजदूर वर्ग के नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छे स्कूल के रूप में अपने अनुभव और प्रतिष्ठा के कारण एकमात्र ऐसा संगठन है जो सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के नेतृत्व को केंद्रीकृत करने में सक्षम है। इस प्रकार प्रत्येक गैर को बदल सकता है। मजदूर वर्ग का एक सहायक निकाय और ट्रांसमिशन बेल्ट में पार्टी संगठन, जो पार्टी को वर्ग से जोड़ता है। पार्टी सर्वहारा वर्ग के वर्ग संगठन का सर्वोच्च रूप है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि गैर पार्टी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, सहकारी समितियों आदि को आधिकारिक तौर पर पार्टी नेतृत्व के अधीन कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि पार्टी के सदस्य जो इन संगठनों से संबंधित हैं और निस्संदेह उनमें प्रभावशाली हैं, उन्हें इन गैर पार्टी संगठनों को अपने काम में सर्वहारा वर्ग की पार्टी के करीब आने और स्वेच्छा से उसके राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसीलिए लेनिन कहते हैं कि पार्टी सर्वहारा वर्ग संघ का सर्वोच्च रूप है, जिसका राजनीतिक नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के संगठन के हर दूसरे रूप तक विस्तारित होना चाहिए। यही कारण है कि गैर पार्टी संगठनों की स्वतंत्रता और तटस्थता का अवसरवादी सिद्धांत, जो संसद के स्वतंत्र सदस्यों और पार्टी से अलग थलग पत्रकारों, संकीर्ण सोच वाले ट्रेड यूनियन नेताओं और परोपकारी सहकारी अधिकारियों को जन्म देता है, पूरी तरह से गलत है। लेनिनवाद के सिद्धांत और व्यवहार से असंगत। 4. सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के एक साधन के रूप में पार्टी सर्वहारा वर्ग के संगठन का सर्वोच्च रूप है। पार्टी सर्वहारा वर्ग के भीतर और उस वर्ग के संगठनों के बीच मुख्य मार्गदर्शक शक्ति है। लेकिन इससे ये कतई नहीं निकलता कि पार्टी को अपने आप में एक लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर शक्ति माना जा सकता है। पार्टी न केवल सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघ का सर्वोच्च रूप है, यह एक ही समय में सर्वहारा वर्ग के हाथों में तानाशाही को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है, जब वह अभी तक हासिल नहीं किया गया है, और तानाशाही को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए जब ये पहले ही हासिल किया जा चुका है। यदि साम्राज्यवाद की स्थितियां, युद्धों की अनिवार्यता, सर्वहारा वर्ग के संगठनों को सत्ता के प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ता, तो पार्टी का महत्व इतना ऊंचा नहीं हो पाता और वह सर्वहारा वर्ग के अन्य सभी प्रकार के संगठनों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती और किसी संकट के अस्तित्व के लिए अभी तक सर्वहारा वर्ग की सभी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करने, पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने और तानाशाही हासिल करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के सभी धागों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। सर्वहारा वर्ग को सबसे पहले अपने जनरल स्टाफ के रूप में पार्टी की जरूरत है, जो सत्ता पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए उसके पास होनी चाहिए। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है कि सर्वहारा वर्ग के जन संगठनों को अपने चारों ओर एकजुट करने और संघर्ष की प्रगति के दौरान पूरे आंदोलन के नेतृत्व को केंद्रीकृत करने में सक्षम पार्टी के बिना रूस में सर्वहारा वर्ग अपनी क्रांतिकारी तानाशाही स्थापित नहीं कर सकता था। लेकिन सर्वहारा वर्ग को पार्टी की जरूरत न केवल तानाशाही हासिल करने के लिए है,
समाजवाद की पूर्ण जीत हासिल करने के लिए तानाशाही को बनाए रखने, इसे मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए इसे अभी भी इसकी आवश्यकता है। लेनिन कहते हैं, निश्चित रूप से लगभग हर किसी को अब एहसास हो गया है कि बोल्शेविक खुद को 2.5 महीने तक सत्ता में बनाए नहीं रख सकते थे। 2.5 साल तो छोड़ ही दें, सख्त से सख्त, सही मायने में लोहे के बिना हमारी पार्टी में अनुशासन और श्रमिक वर्ग के पूरे जनसमूह द्वारा, यानी इसके सभी विचारशील, ईमानदार, आत्मत्यागी और प्रभावशाली तत्वों द्वारा, जो नेतृत्व करने या अपने साथ ले जाने में सक्षम हैं, के पूर्ण और अनारक्षित समर्थन के बिना। बैकवर्ड स्ट्रेटा। अब तानाशाही को बनाए रखने और विस्तारित करने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है लाखों सर्वहाराओं को अनुशासन और संगठन की भावना से भरना। इसका अर्थ है सर्वहारा जनता के बीच निम्न बुर्जुआ मौलिक ताकतों और निम्न बुर्जुआ आदतों के संक्षारक प्रभाव के विरुद्ध एक मजबूत शक्ति और एक सुरक्षा कवच बनाना। इसका मतलब निम्न बुर्जुआ तबके को फिर से शिक्षित करने और नए रूप में ढालने में सर्वहारा वर्ग के संगठित कार्य को बढ़ाना है। इसका अर्थ है सर्वहारा जनसमूह को वर्गों को समाप्त करने और समाजवादी उत्पादन के संगठन के लिए परिस्थितियां तैयार करने में सक्षम शक्ति के रूप में शिक्षित करने में मदद करना। लेकिन ये सब उस पार्टी के बिना पूरा करना असंभव है जो अपनी एकजुटता और अनुशासन के कारण मजबूत हो। लेनिन कहते हैं, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पुराने समाज की ताकतों और परंपराओं के खिलाफ एक जिद्दी संघर्ष है, खूनी और रक्तहीन, हिंसक और शांतिपूर्ण, सैन्य और आर्थिक, शैक्षिकी और प्रशासनिक। लाखों लोगों की आदत की ताकत और दसियों लाख एक सबसे भयानक ताकत है। संघर्ष में तपी लौह पार्टी के बिना, दिए गए वर्ग के सभी ईमानदार लोगों के विश्वास का आनंद लेने वाली पार्टी के बिना, जनता के मूड को देखने और प्रभावित करने में सक्षम पार्टी के बिना, यह असंभव है। ऐसी रणनीति को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सर्वहारा वर्ग को तानाशाही को प्राप्त करने और बनाए रखने के उद्देश्य से पार्टी की आवश्यकता है। पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का एक साधन है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब वर्ग खत्म हो जाएंगे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही खत्म हो जाएगी, तो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। 5. पार्टी इच्छाशक्ति की एकता के प्रतीक के रूप में गुटों के अस्तित्व के साथ असंगत एकता। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की प्राप्ति और रखरखाव उस पार्टी के बिना असंभव है जो अपनी एकजुटता और दृढ़ अनुशासन के कारण मजबूत है। लेकिन पार्टी में दृढ़ अनुशासन इच्छाशक्ति की एकता के बिना, पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से कार्रवाई की पूर्ण और पूर्ण एकता के बिना अकल्पनीय है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी के भीतर मतभेद की संभावना खत्म हो गई है। इसके विपरीत, सख्त अनुशासन पार्टी के भीतर आलोचना और विचारों के टकराव को रोकता नहीं है बल्कि उसे रोकता है। कम से कम इसका मतलब यह है कि अनुशासन अंधा होना चाहिए। इसके विपरीत, लौह अनुशासन रोकता नहीं है बल्कि सचेत और स्वैच्छिक समर्पण की अपेक्षा रखता है, क्योंकि केवल सचेत अनुशासन ही वास्तव में लौह अनुशासन हो सकता है। लेकिन विचारों का टकराव बंद हो जाने के बाद, आलोचना समाप्त हो जाने के बाद और एक निर्णय पर पहुंचने के बाद, पार्टी के सभी सदस्यों की इच्छाशक्ति की एकता और कार्रवाई की एकता आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना न तो पार्टी की एकता है और न ही पार्टी में मजबूत अनुशासन है। बोधगम्य। लेनिन कहते हैं, तीव्र गृहयुद्ध के वर्तमान युग में कम्युनिस्ट पार्टी अपना कर्तव्य तभी निभा पाएगी जब वह सबसे अधिक केंद्रीकृत तरीके से संगठित हो, अगर उसमें सैन्य अनुशासन की सीमा पर लौह अनुशासन कायम हो, और अगर उसकी पार्टी केंद्र एक शक्तिशाली और आधिकारिक अंग है जिसके पास व्यापक शक्तियां हैं और पार्टी के सदस्यों के सार्वभौमिक विश्वास का आनंद ले रहा है। तानाशाही की उपलब्धि से पहले के संघर्ष के दौर में पार्टी में अनुशासन के संबंध में यही स्थिति है। तानाशाही हासिल होने के बाद पार्टी में अनुशासन के बारे में भी यही कहा जाना चाहिए, लेकिन इससे भी अधिक हद तक। लेनिन कहते हैं, जो कोई भी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लौह अनुशासन को कम से कम कमजोर करता है, विशेषकर उसकी तानाशाही के समय के दौरान, वह वास्तव में सर्वहारा वर्ग के खिलाफ पूंजीपति वर्ग की सहायता करता है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि गुटों का अस्तित्व न तो पार्टी की एकता के अनुकूल है और न ही उसके सख्त अनुशासन के साथ। इसे शायद ही प्रमाण की आवश्यकता है कि गुटों के अस्तित्व से कई केंद्रों का अस्तित्व होता है, और कई केंद्रों के अस्तित्व का मतलब है पार्टी में एक सामान्य केंद्र की अनुपस्थिति, इच्छाशक्ति की एकता का टूटना, कमजोर होना और विघटन। अनुशासन का, तानाशाही का कमजोर होना और विघटन। बेशक, दूसरे इंटरनेशनल की पार्टियां, जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हैं और सर्वहारा वर्ग को सत्ता तक ले जाने की कोई इच्छा नहीं रखती हैं, गुटों की स्वतंत्रता जैसे उदारवाद को बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लौह अनुशासन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
लेकिन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की पार्टियां, जिनकी गतिविधियां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को प्राप्त करने और मजबूत करने के कार्य से प्रेरित हैं, उदार होने या गुटों की स्वतंत्रता की अनुमति देने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं। पार्टी इच्छाशक्ति की एकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो पार्टी में सभी गुटबाजी और प्राधिकार के विभाजन को रोकती है। इसलिए पार्टी एकता के दृष्टिकोण से गुटबाजी के खतरे और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की सफलता के लिए सर्वहारा वर्ग के हिरावल की इच्छा की एकता को मौलिक शर्त के रूप में प्रभावित करने के बारे में लेनिन की चेतावनी, जो इसमें सन्निहित है। हमारी पार्टी की 10वीं कांग्रेस का विशेष प्रस्ताव पार्टी एकता पर। इसलिए पार्टी से बिना शर्त और तत्काल निष्कासन के दर्द पर लेनिन की मांग, सभी गुटबाजी का पूर्ण उन्मूलन और बिना किसी छूट के सभी समूहों का तत्काल विघटन, जो विभिन्न प्लेटफार्मों के आधार पर बनाए गए हैं। देखें संकल्प पार्टी एकता पर। 6 अवसरवादी तत्वों से छुटकारा पाकर पार्टी मजबूत बनती है। पार्टी में गुटबाजी का स्रोत उसके अवसरवादी तत्व हैं। सर्वहारा कोई पृथक वर्ग नहीं है। पूंजीवाद के विकास के कारण सर्वहारा बने किसानों, निम्न पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों की आमद से इसकी लगातार पूर्ति होती रहती है। साथ ही सर्वहारा वर्ग का ऊपरी तबका, मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन नेता और संसद सदस्य, जो उपनिवेशों से प्राप्त अत्यधिक मुनाफे से पूंजीपति वर्ग द्वारा पोषित होते हैं, क्षय की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेनिन कहते हैं, बुर्जुआकृत श्रमिकों का ये तबका या श्रमिक अभिजात वर्ग, जो अपने जीवन के तरीके, अपनी कमाई के आकार और अपने संपूर्ण दृष्टिकोण में काफी परोपकारी हैं, दूसरे इंटरनेशनल का प्रमुख सहारा है और हमारे दिनों में पूंजीपति वर्ग का प्रमुख सामाजिक सैन्य नहीं सहारा, क्योंकि वे मजदूर वर्ग के आंदोलन में पूंजीपति वर्ग के वास्तविक एजेंट हैं। पूंजीपति वर्ग के श्रमिक लेफ्टिनेंट, सुधारवाद और अंधराष्ट्रवाद के वास्तविक माध्यम हैं। किसी न किसी रूप में ये सभी निम्न बुर्जुआ समूह पार्टी में प्रवेश करते हैं और उसमें झिझक और अवसरवादिता की भावना, मनोबल और अनिश्चितता की भावना का परिचय देते हैं। मुख्य रूप से वे ही हैं जो गुटबाजी और विघटन का स्रोत हैं, पार्टी के अंदर से अव्यवस्था और विघटन का स्रोत हैं। किसी के पीछे ऐसे सहयोगियों के साथ साम्राज्यवाद से लड़ने का मतलब है अपने आप को आगे और पीछे से दो आग के बीच फंसने की स्थिति में रखना। इसलिए ऐसे तत्वों के खिलाफ निर्मम संघर्ष, पार्टी से उनका निष्कासन, साम्राज्यवाद के खिलाफ सफल संघर्ष की पूर्व शर्त है। पार्टी के भीतर वैचारिक संघर्ष द्वारा अवसरवादी तत्वों को पराजित करने का सिद्धांत, एक ही पार्टी की सीमा के भीतर इन तत्वों पर काबू पाने का सिद्धांत, एक सड़ा हुआ और खतरनाक सिद्धांत है, जो पार्टी को पक्षाघात और पुरानी दुर्बलता की निंदा करने की धमकी देता है, पार्टी को अवसरवाद का शिकार बनाकर छोड़ने की धमकी देता है, सर्वहारा वर्ग को क्रांतिकारी पार्टी के बिना छोड़ने की धमकी देता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में सर्वहारा वर्ग को उसके मुख्य हथियार से वंचित करने की धमकी देता है। हमारी पार्टी व्यापक राजमार्ग पर नहीं उभर सकती थी, वह सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती थी और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को संगठित नहीं कर सकती थी, वह गृहयुद्ध से विजयी नहीं हो सकती थी अगर उसके पास माटोव और डैन जैसे लोग होते, पोट्रासोव और एक्सेल रोड। हमारी पार्टी मुख्य रूप से अपने रैंकों की आंतरिक एकता और अद्वितीय एकजुटता हासिल करने में सफल रही, क्योंकि वह अच्छे समय में खुद को अवसरवादी प्रदूषण से मुक्त करने में सक्षम थी, क्योंकि वह लिक्विडेटर्स और मेंशेविकों से अपने रैंकों से छुटकारा पाने में सक्षम थी। सर्वहारा पार्टियां स्वयं को अवसरवादियों और सुधारवादियों, सामाजिक साम्राज्यवादियों और सामाजिक अंधराष्ट्रवादियों, सामाजिक देशभक्तों और सामाजिक शांतिवादियों से मुक्त करके विकसित और मजबूत बनती हैं। अवसरवादी तत्वों से छुटकारा पाकर ही पार्टी मजबूत बनती है। लेनिन कहते हैं, सुधारवादियों, मेंशेविकों के साथ हमारे रैंकों में सर्वहारा क्रांति में विजयी होना असंभव है, इसकी रक्षा करना असंभव है। ये सिद्धांत रूप से स्पष्ट है और दोनों के अनुभव से इसकी आश्चर्यजनक रूप से पुष्टि की गई है। रूस और हंगरी। रूस में कई बार कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जब मेंशेविक, सुधारवादी और निम्न बुर्जुआ डेमोक्रेट हमारी पार्टी में बने रहते तो सोवियत शासन निश्चित रूप से उखाड़ फेंका जाता। इटली में, जहां जैसा कि है आमतौर पर स्वीकार किया जाता है, राज्य सत्ता पर कब्जे के लिए सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच निर्णायक लड़ाई आसन है। ऐसे क्षण में मेंशेविकों, सुधारवादियों, तुरंतवादियों को पार्टी से निकालना न केवल नितांत आवश्यक है, बल्कि यह उपयोगी भी हो सकता है। उन उत्कृष्ट कम्युनिस्टों को हटाएं जो डगमगाने के लिए उत्तरदायी हैं और जो सुधारवादियों के साथ एकता के प्रति डगमगाने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं, उन्हें सभी जिम्मेदार पदों से हटा दें। एक क्रांति की पूर्व संध्या पर और ऐसे क्षण में जब सबसे उग्र अपनी जीत के लिए संघर्ष किया जा रहा है, पार्टी के रैंकों में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट सब कुछ बर्बाद कर सकती है, क्रांति को विफल कर सकती है, सर्वहारा वर्ग के हाथों से सत्ता छीन सकती है,
क्योंकि यह शक्ति अभी तक समेकित नहीं हुई है, इस पर हमला अभी भी बहुत मजबूत है। ऐसे समय में ढुलमुल नेताओं का परित्याग पार्टी, मजदूर वर्ग के आंदोलन और क्रांति को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है।